हेलो डियर फ्रेंड्स, गाउंटीज स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पंडित सुंदरलाल शर्मा डीएलएड परीक्षा जो कि परीक्षा तिथि आज के दिन 20/7/25 को हुई है, इसके संभावित मॉडल आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे जो भी चैनल में डाटा दिया जाता है वो ऑथेंटिक सही होती है। आप पुराने वीडियोस भी आप जा करके देख पाएंगे कि मॉडल आंसर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी आंसर दिए गए हैं, उन सभी के संभावित 99% या 100% हम बोले कि सही होते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं जो विलोपित होने वाले हैं वो भी क्वेश्चन हम इसी में बताते हैं। साथ ही आंसर सेट ए बी सी डी सभी के होने वाले हैं। यहीं पे मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो एक ही वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, टीचिंग, साइंस, मैथ, सोशल सारे के आंसर मिल जाने वाले हैं। तो आप एक ही वीडियो को ओपन कीजिए और कंटिन्यू पूरा वॉच कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया चैनल्स दिए हुए हैं जिसे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ग्राउंड टीच यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आंसर की का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी डाटा है वो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे ये सेट बी है, बट सेट बी से आपको नहीं घबराना है, सभी पे होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 ये सभी को फॉलो करना था। लेकिन यहीं पे जो पार्ट 6 थी आपके, है ना, यहाँ पे साइंस, मैथ और सोशल तीन में से किसी एक को टच करना था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो पार्ट 1 आपका निकल के आता है क्वेश्चन हिंदी के पार्ट से। हिंदी वाले पार्ट में सेक्शन 1 में है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पूछा है आपसे कि संयुक्त व्यंजन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है, उसका आंसर आपको देना है। तो सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। यही सेकंड क्वेश्चन में बात करें, योगक चिन्ह की बात करते हो, योजक चिन्ह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वर्णों क्या उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ो तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है। देखो तो ये पुल्लिंग के लिए होता है, यही ये भी पुल्लिंग के लिए ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बच जाता है, वो आपका रमा, और रमा ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा की कन्या हुई, क्या हुई, तो एक कन्या हुई और क्या हो गया यहाँ पे की हो गया, राजा की एक कन्या हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 का जो सही आंसर है वो होगा आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद ये करेक्ट आंसर होगा। हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी आपकी राजभाषा होती है। ठीक है, ये साथ में हम लोग देखें 7, 8, 9, 10 की बात करें। ठीक है, देखिए तो लल्लो चप्पो करना मतलब खुशामद करना। यही देशज शब्द की बात करें तो नदियां इसकी देशज शब्द है। निम्न में से कौन सा पृथक है, तो पानी, नीर और जल ये तीनों तो एक ही है, बट ये अलग है, तो अनल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और सेक्शन 2 आ जाता है आपके सामने, इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही इज एन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा हाउ लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे बढ़े तो ब्रावो का जो एडवर्ब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ब्रावली हो जाएगा। यही बोला है कि देखिए मीनिंग डिफरेंट हो, है ना, बट साउंड सेम है। तो एंटोनिम सिनोनिम्स ये तो दोनों ठीक है सेम टाइप से, बट यहाँ पे होमोनिम्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये करेक्ट आंसर होगा। और कभी भी शाम समय की बात करें कि समय बताया जा रहा है तो वहां पे 8 का यूज होता है, 8 5 PM फिक्स टाइम दिया हो तो। 15 के बाद हम लोग 16 17 देखें, यहाँ पे बात करें तो द ऑफिसर, ऑफिसर में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम लोग को सभी को लग रहा है कि हेड गोन होना चाहिए, बट हेड गोन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका वेंट ले रहा है ना। यही बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक्टर और एक्ट्रेस ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का जो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच सेंटेंस इज रिटेन इज द पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में कौन सा लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी करेक्ट होगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मिल्क के लिए जब भी बात करें तो यहाँ पे सब मिल्क की बात होती है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 20 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे आई हैव नो आइडिया, तो आई हैव जो होता है वो प्रेजेंट टाइप की यूज होती है, बट यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में यहाँ पे आपका हेड यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये आगे बढ़े तो पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और साथ में यहाँ पे पार्ट 3 निकल करके आता है आपके सामने। देखिए जो रीजनिंग पार्ट है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया हूँ कि हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उन्हीं की सीरीज से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक लाइन से। आप अपने सेट में देखेंगे तो सेट में केवल क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या सेम होती है, क्वेश्चन भी सेम होते हैं, केवल उनकी
नंबरिंग ऊपर नीचे होती है, अप डाउन होती है, बाकी सभी सेम होते हैं। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर मैं 21 की बात करूं कि एबी का पिता है, एबी का पिता कौन है, यहाँ पे जो पूछा गया है तो इसका क्वेश्चन का आंसर होता है, देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है ए, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे मैं बात करूं, हाँ ए किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है, और बी सी की बहन है, ये क्या है, फीमेल है ना, किसकी बहन है, सी की बहन है। अब ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ए सी क्या होगा, इसका फादर ही तो होगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका पिता हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पिता। ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे 22 का जो करेक्ट आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 23 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, आप यहाँ पे देखिए कि 6 इंटू 2 12 होता है, प्लस 1 11 इंटू 2 22 प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से 23 हो जाता है। आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर मैच करेंगे तो ये 1 के अल्टरनेट में चल रहा है, तो 1 का अल्टरनेट में करेक्ट आंसर आपका यही आता है। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो 23 के बाद 24 क्वेश्चन आपके सामने आता है। हाँ, यहाँ पे बोला है माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाले आरेख आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखो माँ और दादी दोनों तो स्त्रियां हैं और दोनों स्त्री के अंदर आती हैं, इसलिए दोनों अंदर में आएंगे एक बड़े सर्कल के, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो यहाँ आगे हम लोग बढ़े तो आप देखेंगे सही संख्या का चुनाव कीजिए, तो इसका जो सही संख्या का चुनाव है इसकी हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा 469। क्या हुआ है देखो, पहले यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 है, फिर इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो जो लास्ट में वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 469। यहीं आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा समूह अगला होगा, अगला कौन सा समूह होगा वह बता पूछना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका अगला आता है आपका 42, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़े 26 के बाद 27 की बात करें, हाँ यहाँ पे पूछ रहा है वेपोराइज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, तो केवल एक की अपरिवर्तित होती है और वो है आपका ओ। ओ जो है वह अपरिवर्तित है, बाकी पूरे परिवर्तित हैं। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। देखिए कि राम का स्थान पंक्ति में दाएं से 14वां, बाएं से 16वां है, तो टोटल 29 है, 29 में 16वां और 14वां आता है। यही 29 की बात करें हम लोग क्वेश्चन, तो यहाँ पे एल के अपोजिट में ओ होगा, यह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 की ओर बढ़े, यहाँ पे आयत की संख्या पूछा है। ठीक है, तो आयत की संख्या आप देखेंगे तो नीचे में 6 है, ऊपर में 6 है, तो 6 6 12 होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 6 12 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। विषम को पहचानना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विषम को। ठीक, तो लिखना पढ़ना सीखना सभी तो सही है, बट यहाँ पे ज्ञान क्या है, डिफरेंट है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रोगी जाता है, किसके पास जाएगा रोगी, डॉक्टर के पास। कुछ रोग होगा तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर रोगी के पास थोड़ी ऑटोमेटिक आ जाती है बिना रोग का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कहीं पर भी नहीं लिया, तो थर्ड नहीं लिया तो कोई अप्रोप्रिएट बैठ ही नहीं रहा था, तो इसका आंसर यहाँ पे लिया गया है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 टू 35, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या सही होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम लोग, यहाँ पे पूछ रहा है कि चाय चाय पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 100। ठीक है, वहीं हम आगे बढ़े कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों 30 लोग पसंद करते हैं। कितने लोग हैं जो, हाँ कितने लोगों को तीनों पसंद है, तो तीनों पसंद वाले 5 लोग हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये बोला है दिल्ली को ये रखते हैं, ट्रेन को ये है, तो इंडिया का क्या होगा। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने मल्टीपल टाइम बनाया है, मल्टीपल ट्रिक से बनाया, मल्टीपल तरीके से बनाया, बट इसका करेक्ट आंसर लिखकर करके नहीं आ रहा है मेरे पास, है ना। तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा के देता हूं, या तो पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी इसको विलोपित करेगा, या फिर करेक्ट आंसर है तो आप लोग इसे कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं बन पाया मुझे अभी तक, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर
37 की बात करें कैट। देखिए के सी की नंबरिंग बात करूं तो मैं 3 होता है, ए की नंबरिंग 1 होता है, प्लस यहीं पे टी की बात करें तो टी का 20 होता है, टोटल काउंट करेंगे तो 24 होता है। इसी प्रकार डॉग को जब आप काउंट करोगे तो काउंट करने पे आंसर आता है 26। ट्री को यूएसएफएफ, तो रोड को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, SPBE। आगे क्या आएगा पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ईवी। यहीं पे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूं तो 40 का सही आंसर है वो पूर्व। पूर्व कैसे हो रहा है तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तर की ओर चला, कितना 10 मीटर, तो ये समझ लो उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या किया, दाएं मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर चढ़ा। इसके बाद क्या किया वो, फिर से दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। तो अब देखिए कि फिर से बाएं मुड़ने के बाद जब वो 10 चला है तो यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट किस दिशा में है, तो यहां से ये तो पूर्व की दिशा में है ना, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। हाँ यहाँ पे पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, पार्ट 4 आ गया आपके सामने, ठीक है। पार्ट 4 41 की बात करें कि भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी शाखा कौन सा है ना, तो यहाँ पे होता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसके साथ देखें किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा, तो चिकनी मिट्टी में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो चिकनी होती है, वो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करती है वो। ये जैव विविधता की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 43। तो जैव विविधता पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन की बात होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करूं तो पौधे लगाने और उनका संरक्षण करना सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं, तो भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी, तो ये आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। तो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो ये प्राइमरी लेवल के लिए बोला गया है, 5वीं के लिए बोल जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल के लिए। ये हम बात करें आगे कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो यहाँ पे बोला गया है, हाँ, आरटीई के द्वारा बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी, ये 2010 में यह नियम आई थी। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें कि दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन है, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा के जनक यहाँ पे सर आइजैक पिटमैन है। वहीं योग क्या है, तो योग क्या है, मन शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका होता है। ये हम लोग आगे बढ़े 51 की बात करें कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 2010 है, ठीक है, जिसमें बोला गया कि सभी को कंपलसरी 6 से 14 ईयर्स की बच्चों को फ्री एजुकेशन था, यहीं से आया है। एससीईआरटी का पूरा नाम की बात करें तो ये होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। ये 52 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 53 आपके सामने आता है कि 1857 के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे, तो प्रथम शहीद यहाँ पे मंगल पांडे थे। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, है ना। ये हम लोग नेक्स्ट बात करें 55 की सुधार आंदोलन, तो सुधार आंदोलन बाल विवाह, जाति व्यवस्था और सती प्रथा सभी के लिए हुआ था। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो यह है आपका 29 से 30 होता है। एक क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो 57 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये लोकसभा सदस्यों को चुनाव कौन करता है की बात करें तो यह जनता करता है, जैसे लोकसभा चुनाव होती है ना। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने, आप यहाँ देख पाएंगे कि भारत में ग्रामीण विकास के सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। यहाँ पर पूरे को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं पूरे ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण, समाज विकास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे होता है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, इसी के साथ आपका पार्ट ये कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट 5 में आ जाते हैं। ठीक है, पार्ट 5 में शिक्षा अधिगम एवं विद्यालय के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें यहाँ पे कि सीखना क्या है। तो सीखना एक सक्रिय होता है। सीखना क्या होता है? सक्रिय पद्धति होती है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका कि शिक्षक का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कितने ऑप्शन? आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी है कि छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। कोई बच्चा पढ़ने में सक्षम है, कोई बच्चा खेलने में है, कोई बच्चा ड्राइंग में है, तो उसकी जो भी क्षमता है उसका विकास करना, यही तो शिक्षक का उद्देश्य है। ऐसा थोड़ी कि अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है बट वो गेम में बहुत अच्छा है तो उसको गेम ही ना खेलने दें। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करूं कि गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ है तो क्या है? करके सीखना। गतिविधि जब होता है ना प्रैक्टिकल वर्क या प्रैक्टिकल से सीखना, तो ये करके सीखते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, यही मैं प्राथमिक गुणवत्ता की यहाँ पे बात करूं 64 की, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ये 65 की बात करूं कि भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु वर्ग, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था निःशुल्क। ठीक है, ये मैं बात करूं बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके थे महात्मा गांधी जी थे। ये सतत मूल्यांकन में गुण निहित होता है। सतत मूल्यांकन में निरंतरता का गुण निहित होता है। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? तो ये होगा आपका एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी तैयार करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? शिक्षक को बालक की सृजनात्मकता के साथ क्या करना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा कि प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करना है, ध्यान न देना, प्रोत्साहित करना चाहिए। यहीं पे हम बात करें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात करें, तो आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1956 में हुई थी। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर? 1956, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन 71 की बात करें तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा ये। इसी के साथ हम बढ़े हैं तो 72 की बात करें। 72 का क्या है कि गुणात्मक हेतु सहायता के लिए 1961 में स्थापित किया गया था। तो ये था एनसीएफटीई। ये सॉरी, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनसीआरटी होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें कि छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करें? तो अध्यापक इनके लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को? तो ऑप्शन नंबर डी जाता है कि उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा दें। यही 74 की बात करें कि शिक्षक को कक्षा शिक्षक के दौरान इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्या है ये? उपयुक्त सभी पे ध्यान रखना चाहिए भाई। यहीं पे बात करें कि छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। देखो लीडरशिप, लीडरशिप यहाँ पे आता है, खेल के मैदान से लीडरशिप आती है। ठीक है, ये हम बात करें 76 की बात करें कि अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? ठीक, तो इसके हैं स्किनर हैं, यह करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। कौन माना जाता है भाई? तो यहाँ पे प्रभावी शिक्षक कौन माना जाएगा? 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि व्यवहार में जो प्रभावी हो। क्या हो? व्यवहार को ही तो देख करके बच्चे इफेक्टिव होते हैं ना। तो शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? तो इसका है चरित्र निर्माण करना। आगे बढ़े हैं तो 79 की बात करें। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए? ये देखो, यही 80 की बात करें कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? ये मानते थे व्याख्यान विधि को। एक बार व्याख्यान करने के लिए इन्होंने एक मंच पे भी प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पे पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से पार्ट 6 स्टार्ट होता है। ठीक है, पार्ट 6। अब यहाँ पे अगर आपका साइंस है तो यहाँ पे साइंस को कंटिन्यू कीजिए।
अगर आपका मैथ है तो मैथ को, और सोशल साइंस है सोशल साइंस। आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, अगर आपका साइंस है तो आप कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपका मैथ है तो मैथ भी कंटिन्यू है, वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, सोशल साइंस है तो स्किप कीजिए। आगे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, एक साथ मैंने पूरे ही पार्ट का आंसर आपको प्रोवाइड किया है। तो यहीं पे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें कि सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, तो ये क्रोमोसोम में पाया जाता है भाई, डीएनए क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है 82, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका मापक यंत्र बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसके द्वारा भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप किससे मापा जाता है भाई, सिस्मोग्राफ। 83 का क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यही हम बात करें कि किप्स उपकरण का प्रयोग किस गैस के लिए किया जाता है, तो H2S। जैसे आप लोगों ने कभी अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो सुना होगा ना, कई बार एक सड़े अंडे की स्मेल आती है, तो वो सड़े अंडे की स्मेल इसी H2S गैस की होती है, और जिस उपकरण बनाया जाता है उसको हम किप्स उपकरण भी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलिन की बात करेंगे, फॉर्मेलिन में प्रतिशत क्या होती है, तो यहाँ पे प्रतिशत होती है आपकी 40%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री, तो राइबोसोम में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा राइबोसोम। अब गोल्ड का प्रतीक बात करें तो गोल्ड का प्रतीक एयू होता है। कि कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज का उम्र निकालते हैं, एज, तो यहाँ पे पृथ्वी की आयु हो जाएगा। हिपेटाइटिस रोग किससे होती है, तो ये होता है आपका यकृत। किसमें होगा, यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े कि वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, जो हड्डी के बीच में बोन मैरो होती है ना, हड्डी के बीच में, वो होता है। ठीक है, यही बच्चे में हम बात करें तो बच्चे में होता है आपका कहाँ पे, यकृत में होता है। यही रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है आपका विटामिन के करता है। आगे बढ़े तो इनमें से कौन से सदिश राशि भौतिक राशि है, तो सदिश भौतिक राशि आपका बल होता है भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल। निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक डोम नहीं होता है, बाकी सभी एसआई मात्रक हैं। 94 की बात करें तो अम्ल क्षार की परिभाषा ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दी है ना, बाकी लोग नहीं दिए हैं। आगे बढ़े तो दाद एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। वहीं क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध हम बात करें तो ये टीआरएनए से होता है। हाथी पांव की बात करें तो हाथी पांव, हाँ, हेमिन्थस, हेमिन्थस जीव से होता है। ठीक है, यही जूल की बात करें तो ये 10 की घात 7 होती है। रेडियोधर्मिता की बात करें कि किसने दी थी रेडियोधर्मिता की, तो ये थे आपके हेनरी बेकरेल। ठीक है, वही इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है, तो निष्क्रिय गैस आपका नेफ्रॉन नहीं है, उसके अलावा बाकी सभी हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है मैथ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ही आपका मैथ। अब ये 6 पार्ट में पार्ट बी आ गया है। ठीक है, जिसमें से सेकेंड हम लोग देख रहे हैं मैथ क्या, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 2n हो जाए तो 4 से विभाजित करने पे क्या बचेगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 2 करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में लुप्त पद कौन से होंगे, तो लुप्त पद कौन से होंगे भाई इसका, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 1438। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो ये 50-50 होता है भाई, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्यू हो जाएगा करेक्ट। 105 की बात करें कि 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी के साथ 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यही हम बात करें 106 क्वेश्चन की, तो 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के साथ 10। यहीं पे हम बात करें प्रत्येक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ 405 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 7 से कम आने की संभावना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक बार हो जाता है एक। ठीक है, यही 109 की बात करें, एक बड़ी सी त्रिभुज दिया हुआ है चित्र में ABCD। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप निकालेंगे इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे बढ़े तो 110 होता है कि किसी व्यवस्थित क्रम में डेटा का मध्य बिंदु क्या होता है, यहाँ पे माध्यमिका होती है भाई। ठीक है, नीचे आगे बढ़े हम लोग 111 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज देने के बाद यहाँ पे पूछा है एक्स का मान क्या होगा। तो त्रिभुज में एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, अब जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ 9/2 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आता है। तो 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ 540। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने आता है, और 113 में आप देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ 15/2 मीटर। 14 की बात करें तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 144, ये करेक्ट होगा। ठीक है, 115 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका करेक्ट आंसर है, देखिए 108 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट होगा 108 वर्ष। यही 16 की बात करें तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के साथ ये बी 2 से अधिक। ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 17 का जो करेक्ट आंसर निकल करके आता है वो है ऑप्शन नंबर सी के साथ 2 करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो निम्नलिखित का सरलतम रूप, इसका जब सरलतम आप करेंगे तो इसका सरलतम रूप निकल करके आता है आपका ऑप्शन बी एक्स करेक्ट होगा। 119 क्वेश्चन की बात करें तो 119 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल करके आता है 0.99। 120 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 25। इसी के साथ आपका पार्ट 6 का बी भी कंप्लीट हो जाता है, मैथ कंप्लीट होता है। अब आपके सामने निकल करके आता है सामाजिक विज्ञान। चलिए इसी के साथ हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, एक प्यारा सा लाइक दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर के आपके पास आ सकूं। 121 की बात करें कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये एक फोल्ड पर्वत होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील होती है आपकी चिल्का झील होती है। ठीक है, भारत के संविधान कब लागू हुआ था, तो ये तो बच्चे बच्चे को भी याद है। ठीक है, जिसमें आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 40 में है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो भाई हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना चलता है, जितने भी चुनाव वाले मुद्दे सभी 5 साल चलते हैं। ठीक है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है, केंद्रीय बैंक तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में है, तो कृषि वाले क्षेत्र में सबसे अधिक लोग हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये पहले भी आ चुका है जीके वाले पार्ट में, यहाँ पे भी आया है, मोर है। 129, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम यहाँ पे आर्यभट्ट होता है। ठीक है, तो पहले उपग्रह क्या था, यहाँ पे आर्यभट्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या यहाँ पे 5 होती है। आगे बढ़े कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया था, तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हेरोड डोमर मॉडल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था भाई, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़े तो 135 आपके सामने आता है कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखो ये ब्रह्मपुत्र होता है, बट ये ब्रह्मपुत्र हमारे भारत में नहीं बहती है ज्यादा, है ना, भारत में कम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका गंगा नदी। ये 139 की बात करें कि नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां तो अधिकतर ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ज्यादातर। ठीक है,
और भारत की समुद्री सीमा किस सागर से लगती है? तो इसकी समुद्री सीमा लगती है आपकी अरब सागर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।